पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी को हिस्टोरिक जीत मिली है। पश्चिम बंगाल के लोग यहां पर खुश हैं, सड़कों पर हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी जो है हार चुकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा। अगर एक सीएम जो है चुनाव हार जाता है, उसके बाद अगर वो इस्तीफा नहीं दें तो फिर किस तरीके से नई सरकार का गठन होगा। क्या पुरानी सीएम को फिर से यहां पर सरकार बनाने का मौका मिलता है, या फिर देखा जाए तो नई सरकार के गठन को लेकर के पुरानी सीएम को यहां पर किस तरीके से यहां पर हटाया जाता है, इस प्रक्रिया को समझाएंगे। आसान भाषा में सारे मुद्दों को एक एक करके आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर समझना चाहते हैं कि अब आगे होने क्या वाला है। पश्चिम बंगाल में इस तरह राजनीतिक जो भूकंप की स्थिति है वो संवैधानिक आधारों पर कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले यहां पर जो घटनाक्रम है, चुनाव परिणाम जो आपको सभी के समक्ष है। इस बार का जो चुनाव हमें देखने को मिला, 293 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर यहां पर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, बाकी बाद में यहां पर आपको चुनाव होना है। 148 आपको बहुमत चाहिए था। फाल्ता सीट जो है 21 मई को यहां पर वोटिंग होगी और टीएमसी को इस बार सिर्फ 80 सीटें मिली हैं। वहीं देखा जाए बीजेपी को 207 सीटें मिली जो कि एक हिस्टोरिक जीत है। पहली बार यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है टीएमसी में। 6 सीटें अन्य जीतती है। बहुमत के लिए जहां पर आपको 148 चाहिए था, वहां पर आपको देखा जाए तो करीब 45.85% वोट शेयरिंग भी यहां पर बीजेपी को मिली है, जो कि पिछली बार से यहां पे 7.45% ज्यादा है। यह दिखाता है कि बीजेपी को किस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों के द्वारा यहां पर सपोर्ट मिला है। एक तरीके से बीजेपी की सरकार के जीतने से एक तरफ यहां पर टीएमसी का पूरा 15 सालों का जो एक चल रहा था उनका कार्यकाल, वो एक तरफ समाप्त होता है। दूसरी तरफ यहां पर ममता बनर्जी के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिल करके करीब 100 से ज्यादा सीटों पर लूट की है। और ये सारा जो मुद्दा यहां पर जुड़ता है वो कुछ इस तरीके से है कि उनकी 5 बड़ी बातें जो इस बार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, वो सबसे पहले समझिएगा उनका कहना क्या है। पहली बात उन्होंने की है कि मैं यहां पर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं और मेरे इस्तीफा देने का यहां पर सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी और ऑफिशियली हमें यहां पर ये हरा नहीं सकते, लेकिन नैतिक रूप से हम यहां पर चुनाव जीते हैं। ये कहते हैं कि डेटा जो दिखा रहा है कि वो ठीक है, वो जीत गए, लेकिन यहां पर मैं नैतिक रूप से नहीं जीत, मतलब एक तरीके से वो जीती हुई अपने आप को बता रही हैं। दूसरी बात उन्होंने एक आरोप लगाया कि चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जगह जगह छापे मारे जाते हैं, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया जाता है और गृह मंत्री जो होते हैं सीधे तौर पर इसमें शामिल होते हैं। तीसरी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कही कि मैंने अलग अलग समय के यहां पे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, लेकिन इस बार की जो सरकार रही है उन्होंने कई सारे अत्याचार किए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया है। एक आरोप यहां पर लगाया गया है केंद्र सरकार पर भी। इसके अलावा उन्होंने डेटा पर यहां पर एक सवालिया निशान खड़े किया कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद वे कहने लगे कि हम 195 से 200 सीटें यहां पर जीतने वाले हैं। अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया गया और बीजेपी जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों को, काउंटिंग एजेंट्स को यहां पर पीटना शुरू कर देती है। यानी एक तरीके से भड़ास निकालने की कोशिश की गई है, डेटा को यहां पर गलत बताने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा और चुनाव आयोग के खिलाफ यहां पर कदम उठाने की भी बात की गई है। कहा गया है कि हमसे यहां पर हमने यह भी फैसला किया है कि करीब 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। इस तरीके से यहां पर टीएमसी इस जो चुनाव परिणाम आए हैं उस हार को शायद पचा नहीं पा रहे हैं और इस कारण से यहां पे ममता बनर्जी इस तरीके की बातें यहां पर कर रही हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो जो रिजल्ट आया है वो यहां पे जनता क्या चाहती थी, उनके जो लोग खुलकर के यहां पे सड़कें पे आ रहे हैं, वो चीज स्पष्ट करती है कि फाइनली यहां पर देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं उस सरकार से ऊब गई थी और उन्हें यहां पे परिवर्तन चाहिए था। अब मुद्दा यहां पर एक आता है कि आखिर कैसे यहां पर सीएम पद से इन्हें हटाया जाएगा। अगर ये इस्तीफा नहीं देती हैं तो यहां पर संवैधानिक तौर पर क्या क्या आधार होते हैं किसी सीएम को हटाने को लेकर के, या क्या प्रक्रिया होती है नई सरकार के गठन को लेकर के, तो इसको समझिएगा। अब ये कैसे आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले देखा जाए तो बंगाल की जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल जो है 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है, ठीक है, 7 मई को। और यहां पर देखा जाए तो 9 मई को बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि वो अपना मुख्यमंत्री यहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और नई सरकार का गठन होगा। अब यहां पर इसके बाद क्या है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल जो होगा वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे इनका कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा,
जो गवर्नर हैं, जो कि RN रवि यहां पर बनाए गए हैं, वो यहां पर पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर देंगे और इसके बाद ममता को सीएम बने रहने का यहां पर अधिकार नहीं है। संवैधानिक रूप से देखा जाए तो वो सीएम नहीं रह जाएंगी। ठीक है, संवैधानिक तौर पे 7 मई के बाद यहां पर ये सीएम नहीं रहेंगी। अब इसके बाद मुद्दा यह है कि फिर आगे क्या होगा। ये अगर सीएम नहीं रहेंगी लेकिन इस्तीफा तो नहीं दे रही हैं, तो यहां पे देखिए आगे ये होगा कि जो राज्यपाल होगा पश्चिम बंगाल का, राज्यपाल RN रवि के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये यहां पर होने जा रहा है कि अगर यहां पर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा अगर आप इस्तीफा नहीं दे रही हैं, यानी ममता बनर्जी को यहां पर कहा जाएगा कि आप आइए, अगर आपको लगता है कि आप यहां पर जीत रही हैं तो आप बहुमत को साबित करिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मुद्दों पे बहुमत का परीक्षण सिर्फ सदन के अंदर ही हो सकता है, यानी कि आपको पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जाकर के बहुमत को साबित करना होगा अगर आप कहती हैं कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और आप जीत रही हैं तो। दूसरा, क्योंकि टीएमसी यहां पर चुनाव हार चुकी है, ठीक है, और सीएम ममता के पास फिलहाल बहुमत यहां पर नहीं है, तो वो उसे साबित नहीं कर सकती हैं। तो फिर ममता के पास यहां पर क्या रास्ता है, ममता बनर्जी के पास यहां पे 2 तरीके के रास्ते हैं। पहला यह है कि वो खुद इस्तीफा दे दें व राज्यपाल या फिर उन्हें बर्खास्त कर दें, यानी या तो खुद से चले जाइए गरिमापूर्ण तरीके से या फिर यहां पर बर्खास्त की जाएंगी। तो अब यहां पर ऑप्शन यह है कि राज्यपाल जो है वो बहुमत वाली पार्टी को आमंत्रित करेगा, नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक तरह बहुमत की पार्टी का जो नेता चुना जाएगा उसे राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए, सरकार को यहां पर गठन करिए और यहां पर बहुमत को साबित करिए। तो इस तरीके से जो मौजूदा सीएम के इस्तीफे के बिना नई यहां पर विधानसभा सरकार के नए सीएम यहां पर नियुक्त होंगे, यानी इस तरीके से पूरी प्रक्रिया का जो है संवैधानिक तौर पर जो यहां पर कार्य प्रक्रियाएं हैं वो इस तरीके से चलेंगी। यानी अगर सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो यहां पर आपको बहुमत साबित नहीं आप कर सकती हैं, नहीं है यहां पर आपको उसके बाद राज्यपाल बर्खास्त कर देंगे और फाइनली यहां पर जो पार्टी जीती है उसके विधायक दल के जो भी यहां पर नेता चुने जाएंगे उनको बुलाया जाएगा और पार्टी का इस तरीके से गठन होगा और नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होनी है। तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे या ना दे, स्थिति कुछ ऐसे होने वाली कि नई सरकार जो भी यहां पर जीती है उसका गठन होना तय है। अब ये ममता बनर्जी को डिसाइड करना है कि वो गरिमापूर्ण तरीके से इस्तीफा दे दें या फिर बर्खास्त होकर के जाती हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वेस्ट बंगाल में चल रही यहां पर घटनाक्रमों पर लगातार यहां पर हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे, संवैधानिक, पॉलिटिकली और साथ ही जनता के यहां पर मुद्दों के बारे में, जियोपॉलिटिक्स से लेकर के हर एक मुद्दों को। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि नई अपडेट्स और करंट न्यूज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।